हेलो डियर स्टूडेंट, पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। पेपर आपने ये दिया होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। प्योरली एनसीईआरटी है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इनफ है, ठीक है। सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे इससे, और जो भी नहीं होते हैं लगभग क्वेश्चन के थ्रू जो भी बनाया जा सकते पॉइंट वो बताते चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वामीनाथन एंड हिज टीम टू डेवलप द शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस इंक्लूडिंग द सेंटेड बासमती एट। तो इसीलिए सबसे पहले कोई भी यूनिट शुरू करने से पहले हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? उनका व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ देयर साइंस। आपके जो फील्ड में काम था उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में पढ़ते। तो जैसे मैंने बताया था एम.एस. स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम क्या था? मोकाम्बू सांबशिवन स्वामीनाथन। इन्होंने अपने टीम के साथ और इनका बहुत सारा कोलैबोरेशन नॉर्मनी बोरलॉग के साथ हुआ, जिन्हें पढ़ते हैं आप, तो उनके साथ बहुत सारे वैरायटीज डेवलप करी थी। तो वही है कि स्वामीनाथन एंड हिज टीम डेवलप शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग राइस वैरायटी। एक्चुअली मैक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट वगैरह भी नॉर्मन ही बोरलॉग से किए थे। बाद में नीचे वाले पैराग्राफ में राइस के बारे में भी लिखता है। तो कह रहा है किसने इसको करवाया था, कौन से इंस्टीट्यूट ने? तो स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक रेडिएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा आपने। स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया था। IARI कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। और एक वो कंफ्यूज मत होना IRRI से, वो इंडियन एग्रीकल्चर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फिलीपींस में है। तो इसका आंसर जाएगा बी। ये एकदम बी वाला एकदम करेक्ट लिखा है। आइए सी पढ़ लेते हैं। स्कूल ऑफ साइंस रेडिएशन रिसर्च, जीबी पंत यूनिवर्सिटी कुछ नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर नहीं। आप पढ़ें कि भैया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ दिस, तो इसका आंसर जाएगा बी। आइए बढ़िए। इन्हीं स्वामीनाथन को ही क्या कहते हैं? ही इनिशिएटेड द एक्शन दैट वाज कॉल्ड लैब टू लैंड। क्या? लैब टू लैंड। क्यों लैब टू लैंड क्यों कहा था इन्हें? क्योंकि इन्हें बहुत सारे लैब में प्रैक्टिस किया होगा चीजों को, बहुत सारे कल्टीवेट वैरायटी को देखा होगा, फिर उसको सक्सेसफुली लैंड पे ग्रो कराए। क्योंकि जो हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी, बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन कैसे प्राप्त कराया जाए, तो ये सारे टेक्निक के थ्रू यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। यहाँ तक की यील्ड तो बढ़ाई, साथ साथ में एक्सपोर्ट भी किया गया, अपने देश से चीजों को भेजा भी गया, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। इसलिए ही इनिशिएटेड लैब टू लैंड। अगर रिलेटेड पूछ ले किससे है तो इट इज आल्सो रिलेटेड विद एम.एस. स्वामीनाथन। आपके एनसीईआरटी में है, याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है सर? ऐसे कर दिया इस बार। Which of the following technique are going to play a pivotal role in the enhancing the food production after biological principle? कह रहे हैं कौन सी टेक्निक जो है फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल साबित हुई, बैकबोन साबित हुई बायोलॉजिकल प्रिंसिपल में। तो आपको दो टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी में लिखा है, इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ET टेक्नोलॉजी, ठीक है। इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो आप क्या करते हैं, आपको हाइब्रिड विगर चाहिए, यानी आपको मैक्सिमम कैरेक्टर वाले फीचर चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर मान लेते हैं जैसे आप बेस्ट चूज करते हो, बेस्ट ब्रीड जिसमें फीमेल वाला लैक्टेशन, जैसे मान लेते हैं काऊ वगैरह है, तो उसमें क्या चाहिए आपको? पर लैक्टेशन मोर मिल्क चाहिए। और अगर वो काऊ के भूल है तो उसमें क्या चाहिए आपको? ये बेस्ट आपकी प्रोजनी दे सके, यानी इसके सीमेन का प्रॉपर्टी बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए आप इसका क्रॉस कराएंगे। उसके बाद जब सरोगेट मदर में भेजेंगे तो इम्ब्रियो, उसी को कहेंगे इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। एंड जो नेक्स्ट वन है दैट इज टिश्यू कल्चर। क्या? टिश्यू कल्चर। तो ये दोनों टेक्निक जो रिस्पॉन्सिबल थी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के लिए, ये आंसर लेके। कन्वेंशनल ब्रीडिंग, कन्वेंशनल तो बहुत पुरानी पद्धति से जो ब्रीडिंग वगैरह कराते चले आए हैं, उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं देखा है। पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड टू पोल्ट्री, ऑल ऑफ दीज नहीं जाएगा, इसलिए आंसर ये होगा। आगे बढ़िए। इनब्रीडिंग रिफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद द सेम ब्रीड यूज्ड फॉर। कह रहे हैं इनब्रीडिंग, जब दो पढ़ाया था आपको ब्रीडिंग रिलेटेड एनिमल से जब कराते तो ब्रीडिंग दो प्रकार की थी ना, ब्रीडिंग, एक इनब्रीडिंग थी, एक थी क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग में तीन चीज पढ़ते हैं आप। क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, नेक्स्ट वन इज क्रॉस ब्रीडिंग, एंड थर्ड वन इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें म्यूल वगैरह पढ़ते हैं। म्यूल का एग्जांपल है। तो इन ब्रीडिंग, मेटिंग बिटवीन रिलेटेड एनिमल अप टू 4 to 6 जनरेशन, सेम आपके पेडिग्री से 4 से 6 जनरेशन में होना चाहिए, तो उसे कहेंगे इन ब्रीडिंग। अब आउट क्रॉसिंग में क्या होता है? मेटिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल नॉट अप टू 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन का नहीं होना चाहिए, ये शर्त है आउट क्रॉसिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग में मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन
टू रिलेटेड डिफरेंट स्पीसीज, टू रिलेटेड स्पीसीज के जब कराते हैं तो उसे कहते हैं भैया रिलेटेड, इसलिए लगाते हैं ये बहुत बाहर बाहर का नहीं उठा लीजिए। जैसे अब क्रॉस करते हैं आपका मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स से तो क्या बनता है आपका म्यूल बनता है, खच्चर, ठीक है म्यूल। तो इसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया था, ये स्टेराइल होता है एक्चुअली। म्यूल वगैरह क्यों बनाए गए थे, क्योंकि पहाड़ियों पे इनका पैर कल्ले का साइज कैसा होता है, छोटा होता है, और पहाड़ियों में चढ़ने के लिए इनका सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहे, तो इसलिए इनको बोझा ढोने में बहुत हेल्प मिलती थी, इसलिए इनका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं। और आपकी क्रॉस ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग, ये आपकी क्रॉस ब्रीडिंग। तो वही पूछ रहा है कि मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड विद इन द सेम ब्रीड कब होगा, जब सेम ब्रीड जब कहेंगे 4 to 6 जनरेशन का होगा, ठीक है 4 to 6 जनरेशन, 8 से 10, 10 से 12, मोर देन 12 बिल्कुल नहीं। इन ब्रीडिंग के बारे में पूछा था, ठीक है। आइए, एनिमल हस्बेंड्री इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हस्बेंड्री। हस्बेंड्री मींस केयर, हस्बैंड वर्ड आया केयर से, ठीक है। केयर, केयर रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ, जैसे मान लीजिए फीडिंग वगैरह के लिए भी साइंटिफिक तरीके से फीडिंग होनी चाहिए, यानी क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली। दूसरी बात, इन्हें डिसीज फ्री रखना है, इतना हाइजीन मेंटेन करना है। उसके बाद ये केयर एंड ब्रीडिंग, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अब लाइव स्टॉक के अंदर आप जान ही रहे सब आते हैं, काऊ, बुफेलो, गोट, शीप, इवन फिशरीज वगैरह भी, पोल्ट्री वगैरह सब इसमें आती है लाइव स्टॉक में। तो वही कह रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ब्रीडिंग लाइव स्टॉक, केयरिंग लाइव स्टॉक, रेजिंग लाइव स्टॉक, ऑल ऑफ दिस। यानी यहाँ पे केयरिंग करेंगे, रेजिंग करेंगे और सब। आगे बढ़िए। फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग एंड सेल फिश, फिश को सेल फिश और प्रॉन एंड क्रैब्स। देखिए जब फिशरीज की बात करते हैं तो उसमें ऑल टाइप की फिशेज यूज होती हैं, इवन यहाँ पे प्रॉन, झींगा मछली, क्रैब्स वगैरह, और सेल फिश जिनके ऊपर सेल पाए जाते हैं, यानी उनका नाम पड़ता है सेल फिश, कवरिंग है, दिस इज अ प्रोटेक्ट फॉर प्रोटेक्शन फिश। और दोनों प्रकार की है, अभी दोनों पढ़ाया था ना, मैरीन एंड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन कौन सी है, एडिबल फिशेज। फ्रेश वाटर में आपकी बताया था कि आरसीसी की ट्रिक याद रखना, आरसीसी में चलते हैं तो आप फ्रेश महसूस करते हैं, यानी रोहू, कतला, कॉमन कार्प। और दूसरा थी आपकी मैरीन वाटर, मैरीन में थी मैक्रियल, पॉम्फ्रेट, मैक्रियल, पॉम्फ्रेट, सार्डाइन, हिल्सा, ये सब किस में आएंगी आपके, तो ये सारी फिशेस हैं, यानी ऑल इंक्लूडिंग इन फिशरीज, तो फिशरीज इंक्लूडेड ऑल, ठीक है। About 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना, कहाँ पे 70% लाइव स्टॉक पूरे वर्ल्ड का दो कंट्री रेगुलेट करता है, आपका इंडिया प्लस चाइना, मिला के कुल कितना है 70% है। लेकिन अगर इनका देखा जाए वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन कितना है इनका भारत पे, वर्ल्ड फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन कितना है इनका, तो वर्ल्ड फार्म कंट्रीब्यूशन इनका है बहुत कम, नियरली 25%, यानी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लेस। अब यार 70% लेके बैठो, 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हो वर्ल्ड फार्म में, तो बहुत कम है ना। तो वही कह रहे हैं 70% वर्ल्ड लाइव स्टॉक है पॉपुलेशन इन दो कंट्रियों में, इंडिया प्लस चाइना का, और 25% कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक, वर्ल्ड फार्म में। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया चाइना टू वर्ल्ड फार्म प्रोडक्शन, देखा बताया तभी वर्ल्ड फार्म प्रोडक्शन में कितना, 25%, यानी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लेस। प्रोडक्टिविटी, इससे तो यही बात साबित हुई ना, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लेस। कभी असर्शन रीजन वगैरह बन जाए तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि क्यों 70% से कम है, यानी उसकी ये बहुत कम है कंट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मैनेजमेंट फॉर एनिमल फॉर मिल्क के लिए आप जो करते हैं, मिल्क एंड रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए आप जो लाइव स्टॉक यूज करते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फॉर किस में आता है ये आपके डेयरी फार्म मैनेजमेंट, किसमें, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो है ऐसा डेयरिंग है, बिल्कुल सही। एक्वाकल्चर में ऑल रिलेटेड, एक्वाकल्चर इज रिलेटेड टू फिशरी प्लस ऑल एक्वेटिक एनिमल एंड एक्वेटिक प्लांट्स, उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर फॉर रेयरिंग ऑफ सिल्क, सिल्क निकालने के लिए आपका सेरीकल्चर कहलाता है, और ठीक है, और किससे निकालते हैं, बॉम्बिक्स मुराई, कॉमन सिल्क वर्म, एंड पिसीकल्चर
दैट इज एक्चुअली रेयरिंग ऑफ फिश को पिसीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर से जो रिवोल्यूशन थी, क्रांति थी, उसे क्या कहते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक है। और व्हाइट रिवोल्यूशन किसके लिए थी? व्हाइट रिवोल्यूशन फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और आपकी सिल्वर रिवोल्यूशन थी, यानी रजत क्रांति आपके एग के लिए थी, ठीक है। बहुत सारे रिवोल्यूशन कल पढ़ाया था यार रिवीजन में, तो उसमें जो मुख्य थे वो याद करना है। बाकी सब तो ब्राउन रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, ब्राउन फॉर आपके जितने खाद्य वगैरह हैं इनके लिए, मतलब फर्टिलाइजर के लिए करते हैं। पिंक रिवोल्यूशन फॉर मीट एंड अनियन के लिए किया जाता है। ब्लैक रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, ये सब नहीं याद करना, मेन याद रखना आपका पिसीकल्चर यानी फिशरीज के लिए ब्लू रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन फॉर मिल्क एंड सिल्वर रिवोल्यूशन फॉर योर एग। तो ये चीज मोटा मोटा याद रखो, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे? हाँ, ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर आपका ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए होता है? सीरियल्स, अनाज के लिए, जितने भी ग्रेन्स वगैरह के लिए वो ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन भारत में माने जाते हैं। अगर पूरा पूछता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग, अगर पूरा मतलब सीधा सीधा इंडिया की बात नहीं करता। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग ऑप्शन में है, और इंडिया नहीं लिखा है तब लगाएंगे, लेकिन स्पेशली इंडिया कह रहा है तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर कह रहे हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, डब्ल्यू कुरियन, सब रिवीजन में पढ़ा है, तो ये देख लेना मोटा मोटा, आगे बढ़ जाओ। मिल्क यील्डिंग इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड करता है भैया? मिल्क प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फॉर्म, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्वालिटी कैसी लिया आपने ब्रीड की, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी है, यानी वो पर लैक्टेशन ज्यादा मिल्क दे रही है, काऊ है, बुफेलो है, गोट जो भी है, तो वो अच्छा। कंबाइंड विद रेजिस्टेंट डिसीज, भाई अगर बीमार नहीं होगी तो उसका बेटर इफिशिएंसी होगी, ये बात भी से। कैटल हैव टू वेल लुक्ड आफ्टर, दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, एकदम सही है। जितना अच्छा देखभाल करेंगे उसको प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में फीडिंग करेंगे, यानी क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों फीड करना है, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, कितनी क्वालिटी में होना चाहिए, साइंटिफिक मैनर में इसका सब कुछ। और बाकी रेजिस्टेंट डिसीज वो वैरायटी हो, और वेटरनरी डॉक्टर से चेकअप भी कराते रहें रेगुलर टाइम में, ये सारे क्या करते हैं? इनहेंस करते हैं आपके मिल्क यील्ड को। तो दीज आर ऑल फैक्टर फॉर मिल्क यील्डिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। डिपेंड करता है भैया यही सब। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड, यूज्ड फॉर एग। कह रहा है कि पोल्ट्री इज अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स होती हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर फूड, एग के लिए भी यूज करते हैं आप इनको, यूज फॉर फूड। यहाँ पे फूड इसलिए लिखना चाह रहे हैं कि मीट वगैरह यूज करते हैं। देखिए इसमें जैसे जो पोल्ट्री में आपका चिकन है बेसिकली, तो उसमें दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की ब्रीड है। एक होती है ब्रॉयलर्स और एक होती है लेयर्स। जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनसे मीट निकालने के लिए यूज किया जाता है मुर्गों की, जो ब्रॉयलर्स होते हैं वैरायटी ब्रॉयलर मुर्गों की टू मीट के लिए। और जो लेयर्स होते हैं, ले बने अंडा देना, एग लेइंग, तो दिस यूज फॉर एग, अंडों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया ऑल ऑफ दिस, ये रिलेटेड टू फूड जो है मीट से है, और यूज फॉर एग के लिए तो करते ही हैं पोल्ट्री। न्यू डिसीज रेजिस्टेंट वैराइटीज ऑफ द भिंडी मोलस्कुलेंटस प्रभानी क्रांति ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज। सही बात है। एक्चुअली जो आप पढ़े हैं कि प्रभानी क्रांति एक वाइड वैरायटी किसकी? एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, दिस इज अ साइंटिफिक या बॉटेनिकल टर्म फॉर भिंडी, फॉर ओकरा। तो उसके लिए जो वैरायटी थी वो येलो मोज़ेक वायरस से थी, ठीक है, रेजिस्टेंट थी। तो कह रहे हैं येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट थी, लेकिन उसको ट्रांसफर किया गया था वाइल्ड स्पीसीज से। वाइल्ड स्पीसीज क्या होती है? जो नॉर्मली या नेचुरली विदाउट अफेक्टिंग नेचर में ग्रो कर सके, यानी नेचर में ग्रो करने के लिए उसको बाहर से कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, एंड ही इज वेल स्टेबल, मतलब रेजिस्टेंट है, तो उसे वाइल्ड स्पीसीज कहते हैं। तो वाइल्ड स्पीसीज से आप इसको ट्रांसफर करा के येलो मोज़ेक वायरस से बचाए थे इसको, आप किसको? आपके भिंडी, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस। इसीलिए असर्शन और रीजन दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ बिकॉज लगा के पढ़ना, बिकॉज रेजिस्टेंस येलो मोज़ेक वायरस भिंडी वाज ट्रांसफर फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहे हैं हिडन हंगर इज डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड विटामिन इन द पीपल। सही बात है। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ईटिंग मोर एनफ फैट वेजिटेबल लेग्यूम्स फिश एंड मीट। असर्शन सही है, रीजन गलत है। पूछो क्यों भैया? हिडन हंगर इज द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। हिडन हंगर नाम से ही पता चल रहा है। देखिए आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेटा है 840 मिलियन पीपल डोंट हैव एडुकेट फूड। क्या
840 मिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है। 840 मिलियन पीपल डोंट हैव एडिक्वेट फूड। ये अपने से नहीं चल रहा है, सब लिखा है एनसीईआरटी में, एडिक्वेट फूड। एंड 1 बिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। 1 बिलियन पीपल, इतना याद रखना, 1 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड हिडन हंगर, यानी हिडन हंगर से कितने लोग पीड़ित हैं बेचारे। तो हिडन हंगर यानी 1 बिलियन लोग के पास भोजन तो है लेकिन उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, प्रोटीन, विटामिन, गुड क्वालिटी का फैट, ये सब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए है ये डिफिशियंट है। तो वही कह रहा है कि ये सब डिफिशियंसी इतने लोगों पर भारी है, तो क्या इसको हम खत्म नहीं कर सकते कि अच्छा फ्रूट्स वगैरह बनाया जाए, वेजिटेबल, लेग्यूम, जो आम पब्लिक तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसा किया गया, जो सब्जियां वगैरह होती हैं उन्हीं को इनरिच बना दो, यानी बायोफोर्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था कि इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट कराया जाए, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। और बायोफोर्टिफिकेशन में मैंने 4-5 चीजों की फसल पढ़ाई थी कि भैया विटामिन ए इनरिच बनाया गया, किसे, पीसीएस याद रखिए, पंपकिन और ये स्पिनाच, पंपकिन, कैरेट, स्पिनाच, ये कैसी विटामिन ए इनरिच थी। फिर आयरन एंड कैल्शियम, बथुआ, स्पिनाच, उसके बाद आपका बहुत सारी थी। और प्रोटीन से जितनी ब्रॉड बीन, डोलिकोस, लबलब, जितने बीन वाली फैमिली, वो सब प्रोटीन से रिलेटेड थी। तो ये सारी चीजें कैसी इनरिचमेंट कराई जा रही है। तो वही कह रहा है कि हिडन हंगर डिफिशियंसी सही बात है, लेकिन इट कैन बी रिमूव, यहाँ कैन नॉट लिख दे, कैन बी रिमूव बाय भैया एनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम वगैरह खिलाओगे तो कैन बी ओवरकम फ्रॉम दिस माल न्यूट्रिशन। तो एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बताए। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट टिपिकली इंक्लूड, पोल्ट्री फार्म में क्या आता है आपका भैया, चिकन यूज करते हैं, डक, टर्की एंड गीज, एंड इवन आप इतना तो कॉमन यूज करते हैं, वो साफ एनसीईआरटी लिख रहा है, पोल्ट्री फार्म इंक्लूडिंग चिकन, डक्स, टर्की, गीज एंड अलोंग विद अदर बर्ड आल्सो। नेचुरली ये तो लेते ही सर, अलोंग अदर बर्ड टू, दूसरे बर्ड भी इसमें आते हैं, उसने स्पेसिफिकली नाम नहीं लिखा, तो मतलब मोटा मोटा समझ लो इन सब बर्डों को यूज करते हैं आप पोल्ट्री फार्म में फॉर मीट एंड एग। The word poultry is often used for refer to the meat of chicken, ducks, turkey, geese। इन सारे भैया अगर एग के लिए यूज करते हैं और मीट के लिए करते हैं, बताया था 2 प्रकार के थे, ब्रॉयलर जो थे वो मीट के लिए होते हैं और लेयर्स जो होते हैं वो एग के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, आगे बढ़िए। विच आर द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, सिलेक्शन डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, प्रॉपर एंड सेफ फॉर कंडीशन, प्रॉपर फीड, वाटर एंड हाइजीनिक कंडीशन। ये नॉट ओनली फॉर पोल्ट्री बल्कि ये सब में पूरा आपके एनिमल हस्बेंड्री केयरिंग में ये बात लगती है भाई डिसीज फ्री होना चाहिए, यानी जितना डिसीज फ्री होगा उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी करेगी, ये बात भी। प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, जितना वेल हाउस्ड होंगे, जितना प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक मैनर से आप उनको फीडिंग करेंगे, प्रॉपर पानी वगैरह भी मिलेगा, और दूसरी बात वेटनरी डॉक्टर का रेगुलर चेकअप होगा, उतना ही अच्छा। प्रॉपर फीड एंड वाटर एंड हाइजीन हेल्थ केयर, एकदम सही बात है, नहीं ऑल ऑफ दिस कंडीशन नॉट ओनली फॉर पोल्ट्री बट ऑल फार्म मैनेजमेंट में आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है, जनरल बात है। द बर्ड फ्लू वायरस विच इज क्रिएटेड स्कैर ऑन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली इफेक्ट, कहता है भैया बर्ड फ्लू जो हुआ था उसने किसको बेसिकली इफेक्ट किया था, तो एग कंजप्शन एंड चिकन कंजप्शन, इन सब में रोक लग गई थी, एग कंजप्शन और चिकन कंजप्शन दोनों। एक्चुअली क्या होता है, ये बर्ड फ्लू हुआ था, ये पूरे आपके जितने बर्ड वगैरह पोल्ट्री फार्म में आप खाते हैं चिकन वगैरह, तो उनसे एग्स में भी ट्रांसफर हो रहा था और मीट में भी। तो बहुत पेपर में, बहुत ज्यादा न्यूज टीवी में वायरल हुआ था ये बर्ड फ्लू जब हुआ था, 2005 से आसपास की कहानी है। तो उसमें बहुत आप वायरस का स्ट्रेन, जैसे कोरोना इतना चल रहा है तो बार बार स्ट्रेन आप दिखाते हैं ना, तो कौन सा स्ट्रेन है, तो बर्ड फ्लू जो वायरस था वो H5N1 स्ट्रेन था। क्या H5N1 स्ट्रेन था, कभी पूछ ले, H5N1 स्ट्रेन पूछेगा नहीं जनरली, बस जान लो। और एक कंफ्यूज मत होना, स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन दूसरा होता है, वो स्वाइन फ्लू है, उसका होता है H1N1। क्या H1N1 इज ए स्ट्रेन ऑफ स्वाइन फ्लू एंड H5N1 इज ए स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू वायरस, ठीक है। आगे बढ़िए। ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इज मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन साइज दैट इज कॉल्ड ब्रीड। क्या कहलाता है, ब्रीड। यहाँ तो ऐसे तुम एलिमिनेट मार देते। फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फाइलम के अंदर क्या आते हैं, किंगडम के अंदर आपके पूरे फाइलम, किंगडम सबसे सुपर वो है, क्लास, किंगडम फाइलम के बाद क्लास, KPCFGS, ऑर्डर फाइलम, जीनस, स्पीशीज। तो ये हायरार्की है, हायरार्की से पूछा ही नहीं है। ग्रुप ऑफ एनिमल डिसेंट एंड सिमिलर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर साइज कॉन्फ़िगरेशन जिनका सेम होता है, नियर बाय सेम होता है, उसे ब्रीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीड। डी आंसर। इन ब्रीडिंग इज व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन द रिलेटेड एनिमल ऑफ डिसेंट
एंड 4 to 6 जनरेशन, कितने 4 से 6 जनरेशन। ब्रीडिंग इज बिटवीन द एनिमल ऑफ सेम ब्रीड। क्रॉस बिटवीन नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग तो आओ फिर वो तो आओ क्रॉस ब्रीडिंग में आ गया। क्रॉस बिटवीन द 2 मेंबर ऑफ डिफरेंट क्लास, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट फाइल है नहीं यार, तो इसलिए आंसर ए जाएगा। इन ब्रीडिंग बताया था, इन ब्रीडिंग 4 से 6 जनरेशन, और क्रॉस ब्रीडिंग 2 कंडीशन है, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है 4 to 6 जनरेशन नॉन रिलेटेड में नहीं होना चाहिए, और आउट क्रॉसिंग में क्या होता है क्रॉस ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड के बीच में कराए जाते हैं। और एक था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो 2 अलग अलग स्पीसीज रिलेटेड स्पीसीज कराते हैं। सुपर एवोल्यूशन, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन आर मीन फॉर इंप्रूविंग ह्यूमन रेस, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, प्लांट। तो सुपर एवोल्यूशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन आप अभी पढ़े थे कि सुपर ओवुलेशन वगैरह और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन इज अ की एंड पाइवटल रोल प्ले किए थे लाइव स्टॉक को बढ़वाने में, ठीक है। बहुत सारी आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं इसमें है, या मोईटी वगैरह भी पढ़ते हैं। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक्चुअली ये टेक्निक क्यों कराया गया था कि पर्टिकुलरली किसी भी काऊ या किसी फेलो से पर साइकिल, मतलब एक साइकिल में जब उसका ओस्ट्रस साइकिल, भैया नॉन प्राइमेट से तो ओस्ट्रस साइकिल मेंस्ट्रुअल नहीं, ओस्ट्रस साइकिल में पर साइकिल कितना 1 एग मिलता था, कितना 1 एग। लेकिन इसको एफएसएच से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से इंड्यूस करा के इसको 6 से 8 कर दिए, 6 से 8 ओवर रिलीज कराने लगे, और फिर इसे 8 से 16 32 सेल स्टेज में नॉन सर्जिकली करेक्ट करके, नॉन सर्जिकली निकाल कर फिर उसको सरोगेट मदर में डाल दिया जाता है फॉर पोस्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस तरह से एक समय में बहुत सारी चीज़ें मिल गई ब्रीड की, तो इसलिए लाइव स्टॉक को बढ़ाने में हेल्प करता है। Diets lacking essential micronutrient, particularly iron, vitamin A, iodine, zinc increase the risk for disease, reduce lifespan, reduce mental ability। बताया था कि 840 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम नॉट हैविंग एडिक्वेट फूड, और 1 बिलियन जो बेचारे हिडन हंगर के शिकारी हैं। तो इससे होता क्या है कि लाइफ स्पैन घट जाती है, इनके ब्रेन की एफिशिएंसी घट जाती है, यानी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो ये सारी बातें वही लिखते हैं कि मेंटल एबिलिटी घट गई और लाइफ स्पैन घट गई, ठीक है। ब्रीडिंग क्रॉप विद अ हायर लेवल ऑफ विटामिन, हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट, द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसा करते हैं कि क्रॉप को ऐसा ब्रीड कराइए, ऐसा कुछ करिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जिनमें विटामिन और मिनरल की हायर कंटेंट हो, मतलब जितने भी एसेंशियल हैं आपके प्रोटीन, विटामिन, गुड फैट, ये फैट 2 प्रकार के, गुड फैट और आपके बैड फैट, ट्रांस फैट जिसे कहते हैं। तो ट्रांस फैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, हेल्दियर फैट इसलिए यूज़ किया है, मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। सही बात, और यही रीज़न है कि इन सबसे बचाया जा सकता है, यानी उनकी एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट आल्सो क्रिएट अ मोर डिमांड फॉर सीरियल्स, 1 किलो ग्रेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 to 10 kg मीट। अगर ऐसा होता तो बढ़िया तो था, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस पर निर्भर कर जाती है। भैया शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट आल्सो क्रिएट अ मोर डिमांड फॉर सीरियल, जाहिर सी बात है अगर आप ग्रेन से मीट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कुछ लोगों को लगा कि अनाज नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, तो मीट की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो कुछ लोग सोचे ठीक है अच्छी बात है, तो एक्चुअली क्या हुआ, ग्रेन से मीट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब जैसे अगर 1 किलो मीट चाहिए आपको, 1 kg मीट, तो भैया उस एनिमल, उस लाइव स्टॉक को आपको उतना फीड कराना पड़ेगा, और 1 किलो मीट पाने के लिए 6 से 8 किलो अनाज का फीडिंग कराना पड़ता था। तो 6 to 8 किलो ग्रेन वॉज एक्सपेंडिचर इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg मीट। इतना खर्चा था 6 से 8 किलो अनाज का 1 किलो मीट पाने के लिए। तो कह रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेन रिक्वायर्ड, नहीं यार उल्टा लिख दिया, 1 किलोग्राम ऑफ मीट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 to 10 kg एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रेन, मतलब उल्टा लिख दिया गया है कि 1 किलो ग्रेन से नहीं, 1 किलो मीट पाने के लिए 3 से 6 से 8 किलो जो है अनाज लगता है। तो असर्शन तो सही, रीजन फॉल्स है, ठीक है। Which among the following is used in raising the super milk cow? Artificial insemination, pedigree bull, embryo transplantation, super ovulation। ये सारे वही रिलेटेड प्रोग्राम है। बताया था कि रेजिंग क्रॉप मिल्क काउ, जैसे आपको प्रॉपर बेस चाहिए, मिल्च ब्रीड चाहिए, यानी पर लैक्टेशन ज़्यादा मिल्क दे, तो उसे क्या कहिए आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। मान लीजिए कोई आपने किसी भी तगड़े उससे लिया है जिसका ब्रीडिंग वैरायटी हाई है, सुपीरियर मेल से, ठीक है, तो उससे क्या किया, सीमेन लेके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया, पेडिग्री बुल मतलब रिलेटेड। और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन ये भी प्रॉपर है। सुपर ओवुलेशन ऑफ हायर यील्डिंग काउ, सुपर ओवुलेशन ऑफ हायर यील्डिंग काउ से निकाल के आप क्या किए, ओवुलेशन करा दिए। सुपर ओवुलेशन का मतलब जो एफएसएच वगैरह से करा के, तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू
सुपर मिल्क काउ। पीसी कल्चर रेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ, पीसी कल्चर बताया था फिश के लिए, तो ठीक है, तो बर्ड के लिए तो पोल्ट्री वगैरह है, तो फिश के लिए रेप्टाइल वूल्डिंग, वूल यील्डिंग, यानी ये सेरीकल्चर के बारे में कह रहे हैं, क्या सेरीकल्चर। रेप्टाइल के लिए कोई कल्चर नहीं पढ़े हो। आगे बढ़े, MOET मल्टीपल एवोल्यूशन ट्रांसफर इज अ मेथड ऑफ, बताया था मल्टीपल एवोल्यूशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटल, कैटल के लिए किया गया था, फिश कल्टीवेशन नहीं, बर्थ कंट्रोल नहीं, क्लोनिंग ऑफ शीप नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटल। बताया था MOET के तहत क्या करते हैं, 6 से 8 एग सेल जो है प्रोडक्शन कराते हैं, किससे, बाय इंट्रोड्यूसिंग FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। फिर इसको 8 से 16 से 32 मान लो, इस सेल्ड स्टेज में क्या करते हैं, सेल्ड स्टेज में नॉन सर्जिकली, क्या नॉन सर्जिकली करेक्ट करते हैं, नॉन सर्जिकली निकालते हैं, और फिर सरोगेट मदर में फर्दर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये है MOET, इसलिए नाम पड़ा मल्टीपल ओवुलेशन। विच स्टेटमेंट अबाउट द ब्रीडिंग इज रॉन्ग, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, बाय इनब्रीडिंग प्योर लाइन कैन नॉट बी वेल। भाई जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस अगर आप इनब्रीडिंग करते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। अब देखिए इनब्रीडिंग के फायदे भी थे, कौन फायदा था, कौन सा था कि आपको एकदम प्योर लाइन चाहिए, भैया हमारा कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट चेंजिंग पास हो, तो आप प्योर लाइन बनाना चाहते हैं, यानी तो प्योर लाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इनब्रीडिंग कराएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन, जो उन सब रेसेसिव जीन का भी एक्यूमुलेशन होने लगता है, रेसेसिव जीन भी इकट्ठा होने लगते हैं। और तीसरा ये तो रहा है फायदे, अब नुकसान मतलब ये भी रेसेसिव जीन का होता है, ये भी नुकसान है। फायदा था प्योर लाइन इवॉल्व करना, ठीक। अब और भी नुकसान क्या है भैया, इनकी यही घट गई फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, तो सबसे बड़ा रीजन तो ये फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी घट गई तो बेकार है ना, इसलिए क्या करा है, सिंगल आउट क्रॉस कैन ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक सिंगल आउट क्रॉस कराइए सारी समस्या खत्म। तो कंटेंट रिड्यूस फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी सही बात है, ब्रीडिंग इनब्रीडिंग कैन नॉट प्योर, अबे इनब्रीडिंग से ही तो प्योर लाइन बनाते थे, तो बी गलत है। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ डिफरेंट ब्रीड, ठीक है, क्रॉस से ही कराते हैं हम लोग। इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रेसेसिव दैट लिमिटेड बाय द सिलेक्शन, यानी एक सिंगल आउट क्रॉस कराइए बना देंगे, तो बी आंसर इनकरेक्ट है, नहीं इनकरेक्ट ही पूछा रहा हूं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इज रिजल्ट इन, बताया इसको आपके जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था आपने सेक्सुअल डिप्रेशन फ्लावरिंग ग्लैंड, वहां पढ़ा था इन ब्रीडिंग डिप्रेशन करा देता, क्या करा देता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जैसे फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। इनएमोटिव प्रोग्राम फॉर हार्ड इंप्रूवमेंट इन विच काउस विद एफएसएस लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओवुलेशन, फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड मेगा ओवुलेशन, सुपर ओवुलेशन कराने के लिए कराया जाता है MOET प्रोग्राम। Which of the technique is used to overcome several problems normal mating, MOET artificial insemination interspecific hybridization क्रॉस ब्रीडिंग। अगर कह रहे हैं नॉर्मल मेटिंग के लिए प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, नॉर्मल मेटिंग के लिए इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। हिजार्डेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ सीप डेवलप्ड, पंजाब में एक सीप की वैरायटी डेवलप की गई थी, सीप की, कहाँ पे, पंजाब में किससे क्रॉस करके बनाया गया था, बीकानेरी ईव एंड मारिनो राम के बीच में, किसने, बीकानेरी ईव्स क्रॉस कराया गया था मारिनो राम से, किस, इसमें जो वैरायटी मिली थी हमें वो थी हिजार्डेल, तो हिजार्डेल नाम लिखा ही है। डेवलप्ड बाय द टेक्निक ऑफ, किस टेक्निक से लिखा गया था, तो ये लिया गया था आपके क्रॉस ब्रीडिंग से, ठीक है। आगे बढ़िए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन ओवरकम बाई, बताया था अभी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, सिंगल आउट क्रॉस करा दीजिए, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज ओवरकम बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आउट क्रॉसिंग, ठीक है। आउट क्रॉसिंग से क्रॉस ब्रीडिंग का पार्ट ही तो आउट क्रॉसिंग, तो उससे भी हो सकता है, इसलिए जनरल टर्म एनसीईआरटी में आउट क्रॉसिंग लिखे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, म्यूल इज अ डेवलप बाय इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अभी बताया था म्यूल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप होता, सही है। ग्रुप ऑफ बीज इसका स्वाम, जो मधुमक्खियों का झुंड होता है उसे स्वाम्स कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ बीज स्वाम्स कहलाता है। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते थे बंच ऑफ कीज नोन एज, कलेक्शन ऑफ कीज नोन एज ए बंच कहते हैं बहुत सारे फ्रूट्स, तो वही टर्मिनोलॉजी होती है कि भैया जो ग्रुप ऑफ बी है उसे क्या कहते हैं, स्वाम कहते हैं। फॉर द हार्ड इंप्रूवमेंट द क्रॉस ब्रीडिंग इज एम्प्लॉयड, हार्ड इंप्रूवमेंट के लिए क्रॉस ब्रीडिंग कराते थे, नहीं
बीज आर द पॉलिनेशन ऑफ बाप से याद कराया था, बाप BAPS याद रखना। बनाना, एप्पल, पियर एंड सनफ्लावर, इनमें क्या करता है, पॉलिनेशन हेल्प करता है भैया। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बीज का सिलेक्शन करते हैं कि कहाँ यूज इनका हाइव्स वगैरह लगाना है, छत्ता कहाँ लगाना है, तो ऐसा जगह, ऐसी ऑर्चर्ड या ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे फसल भी अच्छी हो। फसल अच्छी हो इसलिए क्योंकि इनसे फसल से इनको नेक्टर मिलेगा और ये फसल को भी इम्प्रूव कराएंगे, पॉलिनेशन करवाएंगी, तो उसका भी फायदा, इनका भी फायदा। बीज आर पोलिनेटेड ऑफ एप्पल, ये ठीक है। इन एमोटिव फर्टिलाइजर 6 से 8 सेल स्टेज रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, नहीं 6 से 8 सेल तो ओवुलेशन कराए जाते हैं, लेकिन 8 से 16 से 32 सेल स्टेज जो होते हैं रिकवर की जाती है, यानी ये गलत है। 16 से 32 सेल स्टेज जो है रिकवर की जाती है नॉन सर्जिकली। तो कौन कौन सा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछेगा, ट्रू। अच्छा कौन कौन सा ट्रू है, दूसरा गलत है, और नहीं दूसरा क्यों गलत है भैया, ये थर्ड वाला गलत है। फॉर द हार्ड इंप्रूवमेंट क्रॉस ब्रीडिंग इज एम्प्लॉयड, ये गलत है और ये आपका गलत है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज करेक्ट, ऐसा कोई ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज करेक्ट, ये है ठीक है। हार्ड इंप्रूवमेंट के लिए MOET कराया गया था ना, MOET मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, बाकी सब सही है। ये क्यों गलत है बताया, 8 या 6 से 8 लिखा गलत। एफिड्स रिलेटेड टू, अच्छा ये लिखा है, ये पूरा बताया गया है, वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी है, और ये वैरायटी किससे, पेस्ट से, पेस्ट भी दिया है और इसमें डिसीज भी दिया है, उनसे रजिस्टर जो 2 टेबल बनी है, एक डिसीज की बनी है, वैरायटी में कौन कौन से डिसीज से बताते हैं, कौन कौन पेस्ट से बताता है, उसी से क्वेश्चन पूछा गया। तो पूछा एफिड्स, जैसे आपको पता है कि TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, ये आपको बचाता है किसको, पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार एक्चुअली क्या है, चिली की वैरायटी है, किसकी, चिली की। अब चिली को कैसे याद कराया था भैया, कि आप कोई मौसम देख के मिर्च खाते हैं कि भैया अभी ठंडी चल रही, गर्मी चल रही, नहीं, तो सदाबहार है, हमेशा मिलता है और हमेशा यूज करते हैं लोग। तो पूसा सदाबहार चिली के लिए है, और एक TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, CMV, इन सबसे बचाता है, ठीक है, वायरल डिसीज से। तो डी का सेकंड हो जाएगा, ये है। आगे बढ़िए, बैक्टीरियल ब्लाइट BB बताया था, बैक्टीरियल ब्लाइट BB आपको कैसी चाहिए, कोमल चाहिए, कैसी, कोमल, यानी पूसा कोमल वैरायटी हो गई। और कौन सी है, कोमल है, पूसा कोमल। कौन लोग कोमल होते हैं, काऊ, गाय, गाय कैसी होती है, कोमल। तो काउपी की वैरायटी है पूसा कोमल, जो बचाती है BB से, यानी बैक्टीरियल ब्लाइट से। तो वहां से याद कराया था, बैक्टीरियल ब्लाइट पूसा कोमल है कहीं, ये है पूसा कोमल जी, 4th नंबर पे। तो C का 4th लो आंसर आ गया आपका, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एफिड्स से बचाता है आपका पूसा गौरव, और ब्लैक रॉट से, ब्लैक रॉट है आपका पूसा सुब्रा। तो आंसर जाएगा D। ऐसे एलिमिनेट करके यार एकदम बेस्ट क्वेश्चन आंसर लगाओ। A group of animal related by the descent similar most character in general appearance physical configuration said to belong to breed. A cross between two breed of species naturally not possible. Cross between two breed of species naturally not possible, ऐसा क्यों भैया, पॉसिबल है क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड ऑफ स्पीसीज, टू ब्रीड ऑफ स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज के ही ब्रीड से कराते हैं। तो ये असर्शन तो सही, रीजन फॉल्स है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन ब्रीडिंग वगैरह कैसे होती, सॉरी आउट क्रॉसिंग में, आउट ब्रीडिंग में 2 है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता। इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन, ठीक है, इन एनी प्योर लाइन चाहिए तो करा लो। सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर मेटेड इन पेयर, सही है। इन ब्रीडिंग से आप प्योर लाइन बना सकते हैं, यानी कोई भी कैरेक्टर का थोड़ा बहुत भी भगाव नहीं होगा, यानी इन ब्रीडिंग होगी। और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कहता है कि सुपीरियर मेल को कराते हैं सुपीरियर फीमेल से, इसलिए असर्शन भी सही, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, यानी तभी आपका प्योर लाइन का इवोल्यूशन होगा और प्योर कैरेक्टर आपको मिलेंगे। इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर इग्निटेड बाय अ सिलेक्शन, इट हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। कह रहे हैं कि इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट इग्निटेड बाय सिलेक्शन, इट हेल्प टू एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, हेल्प करता है एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन का एक्युमुलेशन हो, इकट्ठा रहे, यानी वो अपने उनका कैरेक्टर का बहकाव ही ना हो, मतलब इन ब्रीडिंग है वो प्योर ये बचा के रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा, दोनों बात सही है। लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा है हार्मफुल रिसेसिव जीन को ना, इसलिए बी लगेगा। नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ, किसकी न्यू वैरायटी बनाते हैं, नॉर्मन इन बोरलॉग बीट्स की, मैक्सिकन वैरायटी थी बीट की, जहां में स्वामीनाथन का फोटो बना हुआ है, यूनिट स्टार्ट होने से पहले वहीं पे दिया है। क्रॉस बिटवीन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, हाइब्रिडाइजेशन हेटेरोसिस ब्लैक
हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है भैया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस बिटवीन, 3 थे, आउट क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हेटेरोसिस, बैक क्रॉस टेस्ट का जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे। कैपिटल टी के जब क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो उसे कहते हैं आप टेस्ट क्रॉस। फ्रॉम विच ऑफ द टेक्निक न्यू एंड बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट आर फॉर्म्ड, फ्रॉम विच टेक्निक न्यूअर एंड बेटर वैरायटी के सिलेक्शन से, हाइब्रिडाइजेशन से, ग्राफ्टिंग, हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन कराइए फॉलोड बाय सिलेक्शन, न्यू टेक्निक बेटर वैरायटी की आपको मिलेगी, यानी हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करोगे तब तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन लगाओ इसका। अभी स्टेप पढ़ेंगे आप। स्पीसीज ऑफ सैक्रम ओरिजिनली इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में देखिए जो शुगर केन की 2 वैरायटी लिखी गई है, एक है सैक्रम ऑफिसनेरम और एक है सैक्रम बारबेरी। तो एक्चुअली जो सैक्रम बारबेरी थी, क्या यही पूरा पढ़ लेते हैं, सैक्रम बारबेरी ये एक्चुअली ग्रो करती थी नॉर्थ इंडिया में, कहाँ, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और जो सैक्रम ऑफिसनेरम थी, ऑफिस टाइप के लोग बता रहे हैं, ऑफिसनेरम याद करने के लिए, जो ऑफिसनेरम थी ये ग्रो करती थी कहाँ, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में। समस्या ये थी कि जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर रहे थे उसके इंटरनोड बहुत थिन होते थे और इनमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता था, यानी यील्ड बहुत झंड थी, शुगर कंटेंट और इंटरनोडल सेगमेंट बहुत शॉर्ट थे, तो इसलिए देखा गया कि इनमें उतना शुगर का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था सैक्रम बारबेरी से, जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर रही थी। और जो सैक्रम ऑफिसनेरम थी जो साउथ इंडिया में ग्रो कर रही थी उसमें बेटर यील्ड थी, यानी लॉन्ग इंटरनोड थे, थिक थे और बेटर शुगर यील्ड थी, ये सब चीजें प्रॉपर थी, शुगर कंटेंट बहुत हाई था, तो सब कुछ अच्छा था इसका। तो देखा गया क्यों ना हम सैक्रम ऑफिसनेरम को अपने यहाँ लगा दें नॉर्थ इंडिया में, ताकि इसकी यील्ड बढ़ाई जा सके, सही सोचा गया। लेकिन समस्या ये थी कि सैक्रम ऑफिसनेरम अपने नॉर्थ इंडिया बेल्ट में ग्रो ही नहीं कर रही थी, यानी ये उसके लिए इसका एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल नहीं था। तो फिर ऐसा दिमाग लगाया गया, ऐसा करो कि सुटेबल कंडीशन भी हो और मिल भी जाए, तो इनको दोनों को क्रॉस करा दो, यानी सैक्रम बारबेरी क्रॉस विद सैक्रम ऑफिसनेरम। अब क्या हुआ, इनका जीन इसमें आ गया, तो ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने लगी और इसका कैरेक्टर इसका कैरेक्टर इसमें आया, तो मतलब नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने लगी, प्लस इसका शुगर कंटेंट वगैरह प्रॉपर मिल पाया। तो वही कह रहे हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में थी वो सैक्रम बारबेरी थी। आगे बढ़ो। पूसा स्वर्णिम इज वैरायटी ऑफ ब्रासिका इज रेजिस्टेंट टू, पूसा स्वर्णिम बैक्टीरियल ब्लड, बीबी बताया था, पूसा कोमल के लिए व्हाइट रस्ट, पूसा स्वर्णिम कर्ल एंड ब्लैक रॉट, मोज़ेक वायरस आपके जितने वायरल डिसीज, तो अब आप 2 में फंसे होंगे, व्हाइट रस्ट एंड कर्ल एंड ब्लैक रॉट। पूसा स्वर्णिम करण राई जो होती है, ये आपके व्हाइट रस्ट, ठीक है। आगे बढ़िए। पूसा कोमल वैरायटी ऑफ काउपीज रेजिस्टेंट टू, पूसा कोमल वैरायटी ऑफ काउपीज रेजिस्टेंट टू डिसीज। पूसा कोमल अभी बताया था, बीबी कैसे चाहिए आपको, कोमल चाहिए, कैसी चाहिए, कोमल, यानी पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, काउपी की, किससे बचाएगी, बीबी यानी बैक्टीरियल ब्लाइट से, वही पूछा है। आगे बढ़िए। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड चूज द कॉम्बिनेशन। जया रत्ना किसकी वैरायटी है, राइस की वैरायटी होती है, जया रत्ना ये सब किसकी, राइस की वैरायटी है। कल्याण सोना वीट के लिए है। सैक्रम बारबेरी शुगर केन है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो करे। पूसा सेम सेकंड, पूसा सेम थर्ड, फ्लैट बीन है, लगा दो कहाँ, जया सेकंड, कल्याण सोना थर्ड, सही है, बारबेरी शुगर केन सही है, पूसा सेम सेकंड, आपका फोर्थ फ्लैट बीन सही है, सी आंसर होगा। ये सब वैरायटीज थी। देखिए राइस की वैरायटी आप याद रखिएगा, जया रत्ना ये सब राइस की हैं। कल्याण सोना सोनालिका ये कैसी है, वीट की वैरायटी है। और सैक्रम बारबेरी सैक्रम ऑफिसनेरम शुगर केन की है। पूसा सेम सेकंड, पूसा सेम थर्ड, फ्लैट बीन की है, ठीक है। सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ वीट इज, सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ वीट की कौन सी थी, सोनालिका एंड कल्याण सोना। सोनालिका लगाएंगे। IR8 ये राइस की है। टैचिंग नेटिव फर्स्ट जो बनाई गई थी ताइवान से। टिटिकम एस्टिवम इज बोटेनिकल नेम ऑफ वीट, ठीक है। सैक्रम ये तो शुगर केन के लिए है। ब्रीडिंग क्रॉप ऑफ इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज रिफर्ड टू एज, ब्रीडिंग क्रॉप ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या कहलाता है, बायोफोर्टिफिकेशन। बताया था कि अभी इतने
आपके बहुत सारे जो बेचारे 840 मिलियन प्लस 1 बिलियन इतने लोग जो है मास प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, मास इतने ज़्यादा नंबर में लोग हिडन हंगर के शिकारी हैं, तो उनके लिए क्या करिए आप बायो फोर्टिफिकेशन कराइए, उनके जो क्रॉप है उसमें प्रॉपर प्रोटीन, ठीक है, फैट, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट वो मिल सके। प्लांट कैन बी मेड डिसीज रेजिस्टेंट, कॉल्चेशन ट्रीटमेंट, एक्सरे ट्रीटमेंट, ब्रीडिंग विद वाइल्ड रिलेटिव्स। डिसीज रेजिस्टेंट बनाना है उनको तो वाइल्ड रिलेटिव से ब्रीडिंग कराए, क्योंकि वाइल्ड रिलेटिव का जीन आएगा तो उनको क्षमता देगा डिसीज से बचने के लिए। वाइल्ड रिलेटिव क्या था बताया था कि जो नेचर में ग्रो करे विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, उसे कहते हैं वाइल्ड वैरायटीज। ठीक है भैया, तो फॉलोइंग जब ये दिखा सोनालिका एंड कल्याण सोना किसका वैरायटी भैया, ये वीट के लिए बनाया गया था। ठीक है, हाई यील्डिंग है, रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, डिसीज रेजिस्टेंट भी है आपका, हाई यील्डिंग है, डिसीज रेजिस्टेंस भी है, तो डी आंसर किसका था, वीट का। कंटिन्यूड ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज ब्रीडिंग reduce fertility and productivity, selected minimum breeding population should be mated with the inbreeding superior element of the same breed usually not help the restoring fertility। एक्चुअली रिस्टोर कर सकता है, उसमें नॉट लगा के गलत कर दी, ये तो सही लिखा है नॉट हेल्प द रिस्टोरिंग फर्टिलिटी, भैया हेल्प करेगा अगर आप इनब्रीडिंग बार बार हो रही सिंगल आउट क्रॉस करा दीजिए, यानी शुड बी मेटेड विद द अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल के साथ करा दीजिए तो इनब्रीडिंग आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। असर्शन तो सही, रीजन फॉल्स है, नॉट लगा के गलत कर दी। Outcross is the best breeding method for animal that are below average and productivity milk production। ठीक है, सिंगल आउटक्रॉस often help to overcome inbreeding depression में हजारों बार बताया, इसलिए assertion and reason both are correct and explaining also। Many new animal breed have been developed by cross breeding। Cross breeding allow the desirable quality of different breed to be continued। कह रहे मेनी न्यू एनिमल ब्रीड बनाए जाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग से। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या करता है, डिजायरेबल क्वालिटी देता है भैया, जिस जो तगड़ा मिल्क देने वाली है उसको ब्रीड वो उठा लो, और जिसका प्रोजनी बेस्ट है उसको मेल के लिए उठा लो, बुल के लिए, तो उनको दोनों को क्रॉस करा दो, यही होती है टेक्नोलॉजी। सुपीरियर मेल मेटेड विद सुपीरियर फीमेल लिया जाएगा। जेनेटिकली इंप्रूव क्रॉप वैरायटी कैन बी डेवलप्ड बाय, जेनेटिकली इंप्रूव्ड वैरायटी आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, ट्रांसजेनिक से भी। दो अलग अलग जीन उठा लीजिए और जो उसमें काम का है उनका वो करा दीजिए, तो आप सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक में पोमैटो पढ़े आपने, पोटैटो प्लस टोमेटो, एक्चुअली इनका प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल को, जब सेल एक्चुअली है तो इसमें सेल वॉल भी होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, सेल वॉल को रिमूव करते हैं तो बचता क्या है माल, जो वो होता है केवल प्रोटोप्लास्ट। तो दोनों का प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो फ्यूज करा दिया जाता है, जिससे कहते हैं कि पोटैटो टोमेटो। तो पोमैटो एक्चुअली पोमैटो फिर बहुत ज्यादा डिजायरेबल क्वालिटी नहीं दे पाया, इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन कराते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें दो एंजाइम डालते हैं इसके प्रोटोप्लास्ट को हटाने, मतलब प्रोटोप्लास्ट लाने के लिए, सेल वॉल हटाने के लिए। पेक्टिनेज डालते हैं प्लस सेलुलेस, क्या दिख रहा है उधर, पेक्टिनेज प्लस सेलुलेस। पेक्टिनेज क्या तोड़ता है, एक्चुअली मिडिल लैमेला को तोड़ता है, पेक्टिनेज फॉर मिडिल लैमेला, ब्रेकिंग ऑफ मिडिल लैमेला, एंड सेलुलेस फॉर सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज नाम का एंजाइम डाला जाता है। एज मतलब एंजाइम, तो इसको बनाने के लिए आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए पोमैटो वैरायटी बनेगी। पर्पसफुल मैनिपुलेशन कह रहा है कि कहाँ उनका छेड़खानी, मैनिपुलेशन का मतलब छेड़खानी कर दिया आपने, किसी भी पर्पसफुल छेड़खानी मतलब आप काम के लिए करा रहे हैं भैया, कुछ चाहिए आपको कुछ अच्छे काम के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन, जर्म प्लस कलेक्शन, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है पर्पसफुल मैनिपुलेशन इन द प्लांट स्पीसीज। प्लांट ब्रीडिंग के बहुत स्टेप है, बहुत तरीके हैं, वो आप पढ़ते हैं। मैचिंग द कॉलम फर्स्ट एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कह रहा है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे भैया, न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली, IARI न्यू दिल्ली। IIPR ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यही अब नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, आप लिख लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब जो कानपुर के लोग हैं वो तो सब जान ही रहे होंगे, कानपुर में है और बहुत अच्छी जगह है, कभी घूम के आइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जानिए IIPR कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च आपके कानपुर में है। ठीक है, दलहन संधान, और इसको किसने स्टेब्लिश किया था, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ICAR ने स्टेब्लिश किया था। कब किया था, 1983 में। ठीक है, इससे ज्यादा क्या जानोगे इसमें। इंडियन एग्रीकल्चर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में है, आपके NCERT में है। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके लिविंग वर्ल्ड में है और लखनऊ में है। ठीक है, उस चैप्टर में तो आप पढ़े हो। ठीक है, IARI उठा लो, न्यू दिल्ली सेकंड।
देखना आपको IPR नहीं आता था तब भी आंसर मिल जाएगा। देखना IARI न्यू दिल्ली पता है आपको, सेकंड लगाओगे, लगा दिए, आंसर देखो मिल गया। लेकिन फिर भी पढ़ लो। IRRI फिलीपींस में फोर्थ है, ए का न्यू दिल्ली सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड है। IPR अच्छा बी वाले पे नहीं, आप IC पे आ जाओ, सी पे देखो फोर्थ आपको मिल गया, IC वाला फोर्थ फिलीपींस, NBRI लखनऊ थर्ड, ठीक है। और बी का 1 बता ही दिया कानपुर में है, इसलिए ऐसे ही आंसर मिल गया आपको, एक में ही मिल गया, ए का सेकंड। आपको ये पता है IRI, फिर भी जान लो, नहीं भी पता होता और भी ऑप्शन होते तो। कॉम्बिनेशन प्रभानी क्रांति रेजिस्टेंट माइकोप्लाज्मा नहीं यार, प्रभानी क्रांति येलो मोजाइक वायरस से बचाने के लिए भिंडी एस्बेल मॉस्कस स्क्लेंटस बनाई गई थी। पूसा गौरव रेजिस्टेंट टू एफिड मस्टर्ड, मस्टर्ड की वैरायटी है पूसा गौरव, एफिड से बचाती है। पूसा सदाबहार चिली मोजाइक वायरस से बचाती है, ये भी सही है। पूसा सुब्रा रेजिस्टेंट व्हाइट रस्ट कॉलीफ्लावर ना, पूसा सुब्रा रेजिस्टेंस टू व्हाइट रस्ट नहीं, पूसा सुब्रा था कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के लिए, ठीक है, तो उसके लिए था। तो सेकंड सही है, थर्ड सही है, सेकंड थर्ड ये है आंसर आपका, सेकंड थर्ड, ठीक है। प्रभानी क्रांति अ वैरायटी ऑफ भिंडी लेडीज फिंगर रेजिस्टेंट टू, प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी आपकी, लेडीज फिंगर की किससे थी, प्रभांति भी बताया यार, YM येलो मोजाइक वायरस। लीफ कर्ल उसमें पढ़े। इनब्रीडिंग इज कैरीड आउट बाय एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट इंक्रीज बिगर, इंप्रूव द ब्रीड, इंक्रीज द हेटेरोजाइगोसिटी, इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी। इनब्रीडिंग क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, यानी प्योर लाइन इवॉल्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिसीज, यानी बैक्टीरियल ढूंढ लो, फंगल नहीं है, वायरल ढूंढ लो। रस्ट ऑफ वीट फंगल है, स्मट ऑफ बाजरा फंगल है। BRC बताया था रटने के लिए, BRC याद रखना, BRC वगैरह देखते हैं आप यार, आपके लोकेलिटीज़ में जहाँ रहते हैं वहाँ पे टीचरों के लिए जो बनाया जाता है, और तो BRC कहते हैं ब्लैक बैक्टीरियल, ये आपकी जो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर है BRC, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये बैक्टीरिया से होता है। बी से बैक्टीरिया याद रखना, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी फंगल है, तो नॉट पूछा ना, थर्ड आंसर। Which of the following combination would a sugar cane farmer look for a sugar cane crop? Thick stem बिल्कुल, long internode, high sugar cane content, disease resistant। क्या चाहिए इनको, चाहिए भैया थिक स्टेम हो, लॉन्ग इंटरनोड हो, हाई शुगर कंटेंट हो एंड डिसीज रेजिस्टेंट हो, एकदम सही। आगे पढ़ लेते हैं। थिक स्टेम शुगर केन प्रोफ्यूज फ्लावरिंग नहीं, फ्लावरिंग प्रॉपर हो। थिक स्टेम शॉर्ट इंटरनोड हाई शुगर कंटेंट डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट इंटरनोड है तो भी बेकार है ना, लो शुगर कंटेंट ही तो बेकार है, तो ये आंसर हो गया। फंजीसाइड किल द फंजाई, साइड मतलब होता है टू किल, फंगाई को किल करने वाले। एंटीबायोटिक्स माइक्रोबियल जो हार्मफुल होते हैं उनको, बैक्टीरिया वगैरह को किल करेगा। इनहेंस यील्ड किल पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली, सही लिखा है। पैथोजेनिक माइक्रोब्स किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया नहीं, पहले फंजाई देन बैक्टीरिया, रिस्पेक्टिवली देखना है क्रमशः, इसलिए भी आंसर है। आगे बढ़ो। यूज ऑफ द सर्टेन केमिकल एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंसेस क्या कहलाता है भैया, म्यूटेशन। सिंगल जीन में अगर आपने छेड़खानी कर दी तो म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन किसी भी कारण हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। बहुत सारे गामा और उनसी रेडिएशन करा दिए तो म्यूटेशन हो जाए। टर्न टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेल में इतनी क्षमता होती है प्लांट के, सिंगल सेल में, कि वो होल प्लांट बना सकता है। द प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ होल प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। सेल टू जनरेट द होल प्लांट, सही है। बड सीड इन लार्ज साइज नहीं, पूरे प्लांट को बना, न्यू टोटिपोटेंट सेल है। Given below are the few statements regarding somatic hybridization plant. Choose the correct option. Protoplasm different cell of the same plant are fused. Protoplasm अब सेम प्लांट का फ्यूज कराना तो फिर हमें हाइब्रिड कहाँ मिलेगा। प्रोटोप्लास्ट सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज चाहिए आपको, फ्यूज करा सकते हैं आप, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सेल विथ सेलुलोज एंजाइम, सेलुलोज को तोड़ेगा, पेक्टिनेज को तोड़ेगा, इसलिए मैंडेटरी, ये भी सही है। द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन कैरेक्टर ऑफ ओनली वन पेरेंटल, नहीं बोथ पेरेंटल का कैरेक्टर बनाया जाएगा। इससे पोटैटो और टोमेटो दोनों का था तो नाम ही पड़ा पोमैटो, ठीक है। तो सेकंड थर्ड आंसर, सेकंड थर्ड है क्या पूछा, करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड डी ऑप्शन है। तो एन एक्स प्लांट में भी एनीथिंग यार, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट,
दैट यूज फॉर टिश्यू कल्चर, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर। भाई पार्ट ऑफ द प्लांट सही है, लेकिन बेस्ट देखो पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज यूज फॉर टिश्यू कल्चर, यानी सही है। एक्सप्लांट कैन बी स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, इवन यहाँ तक मेरिस्टम भी हो सकता है। वाई मेरिस्टम, अगर आपको चाहिए कि आप वायरल फ्री बनाना चाहते हैं, वायरस फ्री बनाना चाहते हो तो मेरिस्टम यूज करिए, क्योंकि मेरिस्टम इतना तेजी से डिवाइड करता है, मेरी का मतलब ही होता है ग्रीक वर्ड में टू डिवाइड, इतना तेजी से डिवाइड करता है कि वायरस मशीनरी को इसके हाईजैक नहीं कर पाता और वहाँ पे कंटिन्यू मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। इसलिए मेरिस्टम जो है वायरल फ्री बनाने के लिए, अगर किसी भी वायरस फ्री चाहिए तो मेरिस्टम उठाते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग, रूट स्टेम लीफ मेरिस्टम, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट, जो टिश्यू कल्चर के लिए जो होगा। आंसर सी जाने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेम वाले, हाँ कौन से करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे पहले अगर आप देखिए यही बता रहे थे कि यही आपको प्लांट ब्रीडिंग क्या करना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जर्म प्लास कलेक्शन करेंगे, यानी दिस इज योर फर्स्ट, ठीक है। जर्म प्लास कलेक्शन के बाद आप करेंगे टेस्ट, आप इवेल्युएशन करेंगे, भैया उसको देखेंगे कि सिलेक्शन के लायक है, ठीक है। पहले आपने जर्म प्लास कलेक्ट कर लिया, फिर इवेल्युएशन करेंगे, यानी सेकंड स्टेप आपका ये होगा इवेल्युएशन। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट, फिर क्रॉस करेंगे, यानी ये थर्ड स्टेप होगा आपका। फिर उसके बाद आप करेंगे सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। आप भैया बन गया है, जर्म प्लास भी मिल गया, क्रॉस भी आपका इवेलुएट भी कर दिए, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, फिर क्रॉस भी करा दिए उनके बीच में। आप ये तो करो कि टेस्टिंग करो सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन की कौन सी है वो। फिर उसके बाद जब ये सारा कहानी हो जाए तो टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन न्यू कल्टीवर। इसमें क्या करते हैं, 3 ग्रोइंग सीजन तक अलग अलग डिफरेंट बेल्ट में इसको ग्रो कराओ, यानी टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। दिस इज योर लास्ट स्टेप, दैट इज 5th। लगा दो स्टेप से जो पूछा, पहला यानी सेकंड फोर्थ थर्ड, सेकंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट एंड 5th, ऐसा है ऑप्शन, पहले ही मिल गया। सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट एंड 5th, पहले फर्स्ट को ले रहे हैं, पहले सुपीरियर बना लोगे, पहले क्रॉस करा लोगे थर्ड में नहीं, पहले आप जर्म प्लास कलेक्शन कर लोगे, ठीक है, जर्म प्लास कर लोगे, ठीक है, लेकिन थर्ड नंबर पे क्रॉस नहीं कराओगे, पहले इवेलुएट करोगे, इसलिए डी गलत हो गया। तो ए आंसर हो जाएगा, सब देख लिया हमने। Saving of wheat was instrumental in increasing the wheat production was developed by Alexander and Humboldt। आप अलेक्जेंडर हम्बोल्ट पढ़ेंगे इकोलॉजी में, पाउली हर्लिक इकोलॉजी, डॉक्टर कुरिन, वर्गीस कुरिन बताया था व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक है, नॉर्मन ई बोरलॉग ने डेवलप किया था along with MS स्वामीनाथन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस टू व्हाइट रस्ट डिसीज, व्हाइट रस्ट से कौन बचाता था, व्हाइट रस्ट आपके पूसा सेम सेकंड, पूसा कोमल, पूसा सवानी, पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट, ठीक है, पूसा सवानी नहीं, पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट से बचाता, ठीक है। पूसा सेम सेकंड, पूसा सेम थर्ड था उधर पेस्ट वाले के लिए। फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर देखो सबसे पहले म्यूटेशन ब्रीडिंग तुम पकड़ते, मूंग बीन में कराया जाता है, एम से म्यूटेशन, एम से मूंग बीन, डी का सेकंड। मैचिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका जो एकदम परफेक्ट हो, जिस पे आप मतलब एकदम श्योर हो, वो ले लो, उसके बाद आप छांट लोगे, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग, हिल बंड, इस टाइप एंड हिल बंड रस्ट कहा था, हिमगिरी जो वीट की वैरायटी थी, तो हिल बंड कहीं है, हिमगिरी, ये देखो सी का 4th होगा, तो डी पे सेकंड लो, ठीक है, और सी पे 4th लो, सी पे 4th देखो ये मिल गया आपको आंसर सी। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, फ्रूट बोरर से जो बचाती थी वो पूसा सवानी है, और व्हाइट रस्ट से जो बचाती है वो आपकी है पूसा स्वर्णिम, व्हाइट रस्ट पूसा स्वर्णिम, स्वर्णिम बार बार बताया, अभी पिछले वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपका, पूसा स्वर्णिम किससे बचाता है, व्हाइट रस्ट से, किससे, व्हाइट रस्ट से, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट। पीछे वाले क्वेश्चन देख लो चाहे, पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट, डी लगवाया था आंसर, पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट, ठीक है, और ये भी आपका सी आंसर हुआ, क्यों, क्योंकि ये दोनों मैच कर लिए और सारे सही है। सेविड ऑफ वराइस वैरायटी ऑफ आईआरएट वाज डेवलप्ड बाय आईआरएट, कहाँ डेवलप किया गया था, फिलीपींस में आईआरएट। तैचुंग नेटिव फर्स्ट ताइवान में किया था, वो दूसरा है, तैचुंग नेटिव फर्स्ट है। पूसा सुब्रा, सुब्रा, पूसा सुब्रा इज अ वैरायटी ऑफ कालीफ्लावर, ठीक है। सुब्रा का मतलब ये होता है संस्कृत में, सुब्रा मतलब होता है व्हाइट, क्या व्हाइट। तो जब आप कालीफ्लावर देखते हैं तो कितना लगता है कि स्नो बॉल की तरह, इसीलिए 2 वैरायटी स्नो बॉल केवन। पूसा सुब्रा लगता है कोई बर्फ जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है,
यानी पूछा सुब्रावाइट से लिया गया। और दिस इज अ वैरायटी ऑफ योर कालीफ्लावर। कालीफ्लावर आप देखते हैं सफेद होता है, बंद गोभी होता है, कैबेज बंद रहता है। सोनालिका एंड कल्याण सोना हाई यील्डिंग वैरायटीज। अब सोनालिका एंड कल्याण सोना ये कैसे हैं भैया, व्हीट के हैं। और जो राइस की वैरायटी है वो जया रत्ना वगैरह है, ये सब। शुगर केन के ऑफिसनेरम और बारबेरी। रेजिस्टेंस टू वाईएमबी एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज रिजल्टेड इन नो वैरायटी कार्ड प्रभानी क्रांति। बता दें येलो मोज़ेक वायरस से जो बचाने वाली है वो प्रभानी क्रांति है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, देखो क्वेश्चन वही बताया अभी। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाए यानी कुछ मेंशन नहीं किया, इंडिया नहीं लिखा तो नॉर्मन ई बोरलॉग जाएंगे। इंडिया में पूछा एमएस स्वामीनाथन साहब, तो इन इंडिया ऐसा कुछ लिखा नहीं लिखा तो नॉर्मन ई बोरलॉग जाएगा आंसर, क्योंकि पूरे विश्व में यही माने जाते हैं और अपने इंडिया के लिए माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। ठीक है। ईपीओडम टर्म इकोसिस्टम दिया था ईपीओडम ने। एचजी खुराना कोडाउन वगैरह हम पढ़ेंगे आप जेनेटिक्स में। ठीक है, तो एमएस ए आंसर लगा लो। ब्रीडिंग दैट वाज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज रेजिस्टेंस टू द वाटर स्ट्रेस। ब्रीडिंग दैट लेड टू द ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, रोटेशनल, म्यूटेशनल, हाइब्रिड ब्रीडिंग। हाइब्रिड एक्चुअली क्या हुआ था जब मिलेट्स वगैरह बाजरा वगैरह में जितने भी है आपके ज्वार बाजरा राई ये सब वैरायटी ब्रीडिंग से बनाई गई थी कि वाटर स्ट्रेस से बचाया तो हाइब्रिड कराया गया था इन्हें। म्यूटेशन से तो डिसीज वगैरह के लिए किया जाता, वाटर स्ट्रेस के लिए नहीं, फंसना मत वहां। हनी बी रियरिंग इंप्रूव द हाई द ईल्ड बेनिफिट बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। क्रॉप और हनी ईल्ड बताया था कि जिस क्षेत्र में हनी आप लगा रहे हैं वहां देख लीजिए अगर सरसों की खेती बहुत सारे प्लांट है तो बेटर होगा, उसके लिए क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। और इस ये हनी भी क्या कराएगी, बेस्ट पॉलिनेटर होता है बायोटिक एजेंट में, और ये उसको पॉलिनेशन देगी। तो बी की ड्रॉप फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज द पॉलिनेशन एफिशिएंसी, जाहिर सी बात पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ाएगी, दोनों को होगा फायदा। टुडे और मेजर फूड क्रॉप आर डेवलप्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वैरायटी। सही बात है, मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर रिजल्ट फॉर डोमेस्टिकेशन इन एंशिएंट टाइम। कह रहे हैं जो हमारे मेजर फूड है डोमेस्टिकेटेड वैरायटी से, और बहुत पहले समय से ये चलता रहा है। मतलब कॉमर्शियल जो ब्रीडिंग है ये कन्वेंशनल तरीका है, बहुत पुरानी पद्धति से है, वही बात दिख रहा है। कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन allele in the gene in the crop plant is called germplasm collection, protoplasm collection, herbarium, soma clonal collection of all the allele of the gene क्या कहलाता है, germplasm, protoplasm, soma clonal collection कहलाता नहीं, soma मतलब बॉडी का, और जीन आप कह रहे हैं germplasm collection। ठीक है। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन क्या है, ये अमीनो एसिड लिखा है, प्रोटीन लिखा है। एक्चुअली चेन ऑफ अमीनो एसिड, जब पूरा अमीनो एसिड का चेन मिल जाएगा तब प्रोटीन होगा, इसलिए गलत। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एसेंशियल में आती है, एसेंशियल अमीनो एसिड। एरोमेटिक, ट्रिप्टोफैन वाली एरोमेटिक है लेकिन लाइसिन एरोमेटिक नहीं ना, तो इसलिए नहीं ले सकते एरोमेटिक। एंड नो एसिड लिखा है। अब दूसरी बात देखो, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, आप कैसे याद रखोगे, आप पढ़ते हो बायोमॉलिक्यूल में एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, जो बॉडी हमारी नहीं बना सकती है और उस हमें डाइट से चाहिए वो एसेंशियल, जो हमारी बॉडी बना सकती है वो नॉन एसेंशियल है, वो हमें डाइट में मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें बताया गया था, एसेंशियल की लिस्ट बताई गई थी जो हमें चाहिए, वो थी वीआईपी हॉल में टीटी, याद रखना वीआईपी हॉल में टीटी, वाइलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलैलानाइन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन नहीं, फंस जाओगे। थ्रियोनिन क्योंकि टी से तो थायरो वो भी होती है, और ये ट्रिप्टोफैन। तो देखो ट्रिप्टोफैन आपका पढ़ा क्या है, हाँ पढ़ गया। लाइसिन मिजल में है क्या, देखो लाइसिन और ल्यूसिन दोनों। तो थ्रियोनिन होती है ना कि टायरोसिन, यहाँ टी में लोग फंस जाते हैं, वीआईपी हॉल में टीटी तो याद रखते हैं। अब हाल में हो गया लफड़ा, यानी हिस्टिडीन और आर्जिनिन कहाँ गई, हाल में हो गया लफड़ा। हिस्टिडीन आर्जिनिन सेमी एसेंशियल होती है, यानी ये बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो तुम मत जानो, एसेंशियल में ही रखो। और ये 20 अमीनो एसिड जो होती है वो एसेंशियल होती है। ठीक, आगे बढ़ जाइए। हेयरी लीव इन द कॉटन लेड टू, हेयरी लीव कॉटन में किससे बचाएगा, रेजिस्टेंस टू एफिड से, जैसिड एफिड ये है, सी लीव बीटल नहीं, जैसिड से। ठीक है, रेजिस्टेंस टू हेयरी लीव। अगर आपको क्या करना है, हेयरी लीव देखिए दो में पढ़ा था आपको, एक हेयरी लीव कॉटन में था और एक व्हीट में, मॉर्फोलॉजिकल चेंज करके कराए थे तो ये बताया था। और अगर आपको कॉटन में बुलवर्म से बचाना है, कुछ लोग यहाँ सोचेंगे बुलवर्म क्यों नहीं, अगर आपको बुलवर्म से बचाना है तो आप क्या करिए पता है, इसको चिकना कर दीजिए, मतलब हेयरलेस कर दीजिए, हेयरलेस करिए। और दूसरी बात नेक्टरलेस करिए इसे, स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस।
तब वो होगा रेजिस्टेंस टू बुलवर्म। ठीक है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर कैसा है? बीआरसी बताया था, बीआरसी याद रखना। बीआरसी कैसा है आपका? बैक्टीरियल है, बी से बैक्टीरिया। बहुत सारे सेल को प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन परफॉर्म रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑफस्प्रिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूसिंग द यूजफुल हैप्लोप्लाइड। देखिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से सोमा क्लोन से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करा के ये बना है, फिर ये यूजफुल एलोप्लॉइड भी बना था। एलोप्लॉइड डिफरेंट प्लॉइड है, तो ये है आंसर डी, बोथ बी एंड सी लेंगे। देखिए पोमैटो जो था ये सोमा क्लोनल ही था एग्जांपल का, सोमैटिक हाइब्रिड था, एलोप्लॉइड था, यानी एलोप्लॉइड डिफरेंट यूज किए थे प्लॉइड। ठीक है। एलोगैमी जिसे जीनोगैमी एलोगैमी होते हैं, डिफरेंट वर्ड से आता है। प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प द इंक्रीजिंग द हीट वैरायटी लार्ज एक्सटेंट। ठीक है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड इंक्रीज द एग्रीगेट्स कैन इंक्रीज द यील्ड बट ओनली टू द लिमिटेड एक्सटेंट। सही है। प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हेल्प करती है वैरायटी को बढ़ाने के लिए। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, दोनों बात सही। रीजन एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है? Plant breeding as a technology has helped the increase the yield to be realized because better management practice and increase in aggregates can increase field but only up to the very limited extent। तो बात सही है, एक्सप्लेन भी ठीक ठाक है। देख लो, बेटर मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, एग्रीगेट्स करेगा। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 to 2000 wheat production increased from 11 million to 75 million टन एंड प्रोड्यूस द वेंट ऑफ 35 से। ठीक है। दो वैरायटी थी, देखिए दो जिसमें फसल लिखा है। एक व्हीट जो थी वो सन 2000 में 11 मिलियन से 75 मिलियन कर दी गई और 35 से 89 कर दी गई आपकी राइस। तो कह रहे हैं डेवलपमेंट सेमी डॉग वैरायटीज की वजह से होता है। बिल्कुल सही बात है। एसर्शन एंड रीजन बोथ एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि सेमी डॉग वैरायटी जब डेवलप की गई थी व्हीट और राइस की, तभी इतना तेज प्रोडक्शन हुआ था 1960 से 2000 के बीच में। 40 साल के अंतर्गत 11 से 75 मिलियन टन और 35 से 89 ज़्यादा किसमें बढ़ोतरी हुई थी? तो व्हीट वाले में हुई थी, क्योंकि 75 से 11 माइनस करना, उसमें ज़्यादा आएगा और इसमें कम। दोनों को याद रखो। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट थ्रू द टिश्यू कल्चर इज माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो ऑर्गेन कल्चर, प्लांटलेट कल्चर है। माइक्रो प्रोपागेशन, प्लांटलेट किसी भी प्लांटलेट को उठाओ और टिश्यू कल्चर करा दो। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन बता, SCP सिंगल सेल प्रोटीन इज द बेस्ट अल्टरनेट सोर्स। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। सिंगल एक्चुअली ये मोलाइसिस जितने भी चिप्स वगैरह की इंडस्ट्री है उनके सीवेज गुजर रहे होते हैं और वहीं इनको ग्रो करा लो, यानी ये वाटर पोल्यूशन को भी कम करेंगे, पोल्यूशन को भी कम करेंगे, प्लस इससे वेस्ट मटेरियल से ग्रो भी कर जाएंगे। और बहुत इनका बायोमास ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कम मात्रा में बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन मिल जाएगा। सिंगल सेल प्रोटीन, मिथैलोफिलस मिथैलोट्रोपस का केस है। सिंगल सेल प्रोटीन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है सिंगल सेल नाम इसलिए पड़ा, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली फ्रॉम सिंगल सेल। तो ये सिंगल सेल के नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं इसमें। टिश्यू कल्चर टेक्निक हैज प्रोड्यूस्ड indefinite नंबर ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पेरेंटल टिश्यू। द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेक्निक इज रेजिंग। टिश्यू कल्चर टेक्निक का है कि इंडेफिनिट नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है स्मॉल प्लांट टिश्यू में। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? वैरायटी through the picking soma clonal by genetically uniform population in elite species, homozygous development of new species. Variety through picking of a soma clonal variation. Tissue culture technique can produce the indefinite number of new plant from a small parental tissue. Economic importance क्या है इसकी रीजनिंग करने की? तो ये क्या करता है? वेरिएशन थ्रू पिकिंग ऑफ सोमा क्लोन नहीं, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, होमोजाइगस डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है। On culturing the young anther of the plant from botanist got a diploid plant along with haploid plant. Which of the following might have given the diploid plant? कह रहा है कि डिप्लॉइड के साथ साथ हैप्लॉइड में मिला, किसी भी बोटनिस्ट को दिया गया तो उसमें क्या दिया गया होगा? एक्चुअली आपके पोलन ग्रेन तो एक्चुअली हैप्लॉइड ही होते हैं, तो डिप्लॉइड कैसे बनेगा? ठीक है। पोलन सब मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, तो एंथर वॉल जो होती है ये डिप्लॉइड नेचर की होती है, ये दिया होगा। साइंस डीलिंग विद इंप्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज नोन एज वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। पूरे रिलेटेड है, ये एक आर्ट है, साइंस है, इसमें केयरिंग एंड ब्रीडिंग कराई जाती है एनिमल की। हाइडिंग मिल्क वैरायटी ऑफ काउ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सुपर ओव्यूलेशन, इम्यूनो ट्रांसफर, यूज ऑफ सर्रोगेट मदर। सारे टेक्निक इंटर रिलेटेड है भैया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराइए, नहीं हो पा रहा सुपर ओव्यूलेशन कराइए, और अगर वो भी नहीं तो फिर यूज ऑफ सर्रोगेट मदर करिए। इट इज नाउ पॉसिबल टू ब्रीड
plant and animal to desired character through इकेबेना टेक्निक, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रोमोसोम। भैया आपको बेस्ट डिजायर्ड चाहिए, चाहत भरा कैरेक्टर चाहिए, तो क्या कराइए उसके लिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर, न्यू पॉसिबल ब्रीड, प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए बात हो रही, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से होगा भाई। टिश्यू कल्चर प्लांट के लिए है। सुपर एवोल्यूशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक हैज बीन यूज्ड फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ मिल्क, ब्रीड ऑफ काउ, ब्रीड ऑफ शीप, ब्रीड ऑफ गोट। सुपर एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक बी यूज्ड फॉर हार्ड इम्प्रूवमेंट जो पढ़ा थे आप, एमओईटी किसके लिए था? काऊ वगैरह के लिए था ना, तो काऊ के लिए था, नॉट शीप नॉट गोट। टेक्निक ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस टिश्यू, प्रिजर्वेशन सीमेन फ्रॉम गुड क्वालिटी वूल, प्रिजर्वेशन ऑफ वेरी यंग एम्ब्रियो। क्रायो प्रिजर्वेशन में आप कुछ भी रख सकते हैं, वेरियस टिश्यू रख सकते हैं, गुड क्वालिटी का सीमेन यूज कर सकते हैं, एवं एम्ब्रियो। तो ऑल ऑफ दीज आंसर जाने वाला। क्रायो प्रिजर्वेशन फर्दर यूज के लिए। सरोगेट मदर इज अ मदर विदाउट लैक्टेशन, फ्यूचर मदर विथ एम्ब्रियो। एक्चुअली क्या करते हैं, किराए की कोख लेना इन द सेंस सरोगेट मदर कहता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी लेडी या कोई भी जो भी जिस पे कराया जा रहा है, तो वो सुटेबल इन्वायरमेंट देने के लायक नहीं, दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर सुटेबल फॉर एम्ब्रियो। तो उसमें क्या कराते हैं कि बाहर से सारी कंडीशन बना ली जाती है, ठीक है, और फिर उनको सरोगेट मदर में डाल दीजिए ताकि वो प्रॉपर जो एम्ब्रियोनिक केयर होता है वो हो सके और पार्चुरेशन तक पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए किया जाता है सरोगेट मदर। तो फ्यूचर मदर हो गई, एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाएगा, इम्प्लांटेड फॉर अनदर, ठीक है, सही, कैरिंग सिवरल एम्ब्रियो। अब एनिमल ह्यूमन के केस में तो एक ही एम्ब्रियो करोगे ना, सिवरल कहाँ से? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कोई रिलेशन नहीं सरोगेट से। हिजार्डिल, बीकानेरी ईप्स एंड मारिनो राम्स है, एक सीप है, कहाँ डेवलप की गई थी? पंजाब में, बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। बीकानेरी ईप्स एंड मारिनो राम्स एकदम सही है। एसएल गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन का कौन सा सोर्स है? मिथेलोफिलस मिथेलोट्रोपस। देखा गया, इसमें नोलॉजी लिखिए, कहता है कि 250 किलो की गाय, 250 किलो की गाय पर डे 200 ग्राम प्रोटीन देती है पर लैक्टेशन। यानी 250 किलो की गाय 200 ग्राम प्रोटीन देता है, जबकि बेचारा आपका मिथेलोफिलस मिथेलोट्रोपस ये 250 ग्राम का होता है, लेकिन 25 टन प्रोटीन देता है ड्यू टू देयर हाई बायोमास प्रोडक्शन। मिथेलोफिलस मिथेलोट्रोपस, तो कैसे बोल सकते हो इसे तुम? सिंगल सेल प्रोटीन रिफर टू टिश्यू कल्चर मिक्स्ड विद कल्चर, नहीं, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिंगल सेल। सिंगल सेल से प्रोटीन जो निकाली जाती है उसे कहते हैं प्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिंगल सेल। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, सिंगल सेल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया गया है, ठीक है। In which of the crop method the mass selection is applied? Cross pollination, self pollination, both self and cross. Both mass production चाहिए आप, you can use both self and cross. All cultivated variety of sugarcane is obtained by interspecific hybridization, intraspecific mutation, plant introduction. तो कह रहे हैं all cultivated variety sugarcane की obtain की जा सकती है interspecific hybridization. इंट्रा और म्यूटेशन तो कराएंगे नहीं, interspecific hybridization से कराएंगे, ये आंसर। तो इट्स ऑल योर अबाउट 100 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यार देखो क्या है कि सारे एनसीईआरटी के लाइन सही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरलिंक, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड भी मिलती हैं, नहीं कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी को वन हैंड टू हैंड पूरा थॉरली आप पढ़िए, अंडरलाइन करिए प्रॉपर। जहाँ चीज़ें मेमोराइज करने वाली डेटा फैक्ट है कि भैया इतने मिलियन, इतनी पॉपुलेशन, इतना ये कराया गया, विटामिन ए इनरिच्ड ये है, विटामिन सी, तो उसका कोई चारा नहीं, उसे याद ही करना पड़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट 2 टेबल हैं, मैंने अपने रिवीजन में तो 3 टेबल दिखाए थे आपको कि कैसे कैसे आप मॉर्फोलॉजिकल चेंज करके स्टेम्स ऑफ लाई, कॉटन, बुलवॉर्म, उन सबको बचा सकते हैं, तो वो भी आप कर लिए थे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, ये हो गया, इसका रिवीजन क्लास भी पढ़ा। कल का रिवीजन मतलब अब आपका टेस्ट होगा प्लांट फिजियो का, तो हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल।